यह वीडियो स्पेशली आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, किसी बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर आप जो है टॉपिक वाइज डीपली जो है एक्सप्लेन करके हमको समझाइए। तो मैं उसी बच्चे की बात को रखने के लिए, सिर्फ एक बच्चे की बात को रखने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूं। आपका प्यार अपेक्षित है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं अपना इसमें 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक बार हम लोग वेटेज देखेंगे कि कितना वेटेज रहने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस चैप्टर से। राइट, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहां से मैंने ऑब्जर्व किया, जो कि दो क्वेश्चन आप मान के चलिए। द्विघात समीकरण से 4 क्वेश्चन, बहुपद से 2, निर्देशांक ज्यामिति से 5, त्रिभुज से 3 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 6, सांख्यिकी से 1, एपी से 3, वृत्त से 4 और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 6 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन। अब इस जो वेटेज में है इसमें आप +1 और -1 करके रख लीजिए, यानी कि किसी क्वेश्चन किसी चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन बढ़ भी सकता है तो कोई क्वेश्चन घट भी सकता है। अब आपको एक टॉप सीक्रेट बताता हूं, क्या वो ये है कि क्लास 9th से आपका कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस आपके मैच क्या इवन देखने को मिलेंगे क्लास 9th से। और उसमें जो चैप्टर रहने वाला है वो है आपका नंबर सिस्टम। राइट, तो याद रखना संख्या पद्धति और जो उसमें HCF LCM है इन सब से क्वेश्चन दे सकता है। तो क्योंकि पहले की अपेक्षा इस बार जो है पैटर्न बदलता चला जा रहा है। पहले बच्चों होता क्या था कि मैथ्स का जो पेपर होता था वो बहुत ही टफ होता था, क्योंकि उसमें जो है 11th के क्वेश्चन आते थे, 11th और 12th के क्वेश्चन आते थे, जो लगभग आपके 40 में से लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन रहते थे। राइट, 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके 11th के क्वेश्चन बन जाते थे। तो आपके लिए बहुत ही टेढ़ा काम बन जाता था, काफ़ी जो है डिफिकल्ट हो जाता। क्योंकि हम कभी उसको देखे नहीं होते हैं, इस वजह से। लेकिन अब की बार पिछली बार से हम देखें तो पैटर्न जो है आपका चेंज हुआ है। 11th के क्वेश्चन बिल्कुल भी एक भी नहीं देखने को मिले हैं। मीन्स कि 100% आपके जो क्वेश्चन है वो नाइन्थ भी कम ही समझिए, आपके 10th से ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं ऊपर के 3 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके। पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद दूसरे में द्विघात समीकरण और फिर बहुपद के बारे में तीसरे पे बात करूंगा। इन तीनों चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेशेंस मार करके रखिएगा। आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर मैं जो जितना समझा करके आपको रखूंगा कॉन्सेप्ट, उतना ही मैं आपको उसी पर आधारित क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं इन तीनों चैप्टर से। राइट, जो कि आपको कॉन्सेप्ट सारे समझाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बच्चों ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और साथ ही साथ में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका सामान्य समीकरण है। राइट, आपको इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से दो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहते हैं दो चर में, उनको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, तो टाइप 1 देखिए। टाइप पहला टाइप ये है कि इनका जब आलेख हम खींचते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि इसके द्वारा ये दे देगा, कहेगा कि अगर यहां पे आलेख पूछ लेगा, क्या पूछता है, आलेख पूछ लेगा कंडीशन दे करके। और टाइप टू में आलेख पूछ करके कंडीशन पूछ सकता है, आलेख दे करके कंडीशन पूछ सकता है। और टाइप थ्री में ध्यान देना, टाइप 3 में हलों की संख्या, क्या पूछता है, हलों की संख्या। राइट, कि कितने हल होंगे। इसी 3 तरह के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। और चौथे प्रकार में जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो इनके हल, इसका हल पूछता है, इसका हल, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, तो बस
ये आपको बताना है, बस इन्हीं 4 बातों पे हम जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले अब इसके एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चारों टाइप आप समझ ही गए हैं। अब सबसे पहले अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं, राइट। इसके हल की बात करते हैं। हल होता क्या है, एक्स और वाई का वह मान, एक्स और वाई का वह मान जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करता है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। उसको x कॉमा वाई यानी कि पेयर में इस तरह से लिखते हैं, या फिर x बराबर जो मान होगा और y बराबर जो मान होगा इस रूप में भी लिखा जाता है। ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके भी हैं बच्चों, लेकिन अब उनमें से जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, राइट। दूसरा आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा आपने पढ़ा होगा वज्र गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और चौथा हमने पढ़ा था क्या, आलेखी विधि, आलेखी विधि, राइट। तो इन चारों मेथड में से वो आपको नहीं पूछता कि किस मेथड से सॉल्व करिए, तो सबसे सिंपल विलोपन मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं आमतौर पर जब भी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना होता है, तो हम किसी एक मेथड का यूज कर लेते हैं। विलोपन मेथड में करते क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं आपको टाइप नंबर 4 का, कि समीकरण निकाय x प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल ज्ञात करो, क्या होगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। विलोपन विधि में x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐसे लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ये x का मान हो गया। जैसे ही x का मान 3/2 रखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 इक्वल टू -1/2, तो y का मान आ गया -1/2। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3/2 -1/2, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, राइट। तो ये जो टाइप 4 है ये बहुत कम पूछा जाता है, ये बहुत ही कम पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो इन तीनों टाइप में आएगा, राइट। यानी कि कंडीशन देकर के आलेख पूछेगा कैसा होगा, और आलेख देकर के कंडीशन पूछेगा, या हल देकर के कंडीशन पूछेगा, यानी इन तीनों में आपस में इंटरचेंज होता रहता है, राइट। और इस तरह से तो वो मैं अब आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। अब मैं इसकी कंडीशन की बात करता हूं, राइट। तो जैसे कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसकी जो पहली कंडीशन है, कंडीशन 1, कि यदि यदि a1 बाई a2 यानी इनके जो अनुपात हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तब तब इसके जो हल होते हैं, राइट, तब हमारी जो रेखा जो इसके हल होंगे, कितने होंगे, एक हल होगा, एक हल होगा, राइट। कितने हल होंगे, एक हल होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ध्यान दीजिए क्या, कि ऐसी जब स्थिति होती है ये वाली, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाओं का आलेख होता है, आलेख, आलेख हमारा क्या प्रदर्शित करता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा, राइट, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि अगर ये रैखिक समीकरण युग्म एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला, राइट। यानी कि ये कंडीशन ये वाली सही हो जाएगी। अब कहेगा कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करे तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो भाई एक हल होगा, या इसी को अद्वितीय हल होगा, राइट। तो इस तरह से अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी केस क्या होता है कि अब की बार a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के। अगर ये वाली केस होती है, तो वैसी दशा में ये हो, तब क्या होता है बच्चों, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या फिर शून्य हल, कितना, शून्य हल, राइट। और ऐसी दशा में जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होती हैं, समांतर, राइट। कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखा, राइट। याद रखना, तो अगर
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है तो उसके हलों की संख्या कितनी हो जाती है, 0। और उसका जो कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बढ़ते हैं तीसरी वाली कंडीशन पर। देखो एकदम 100% यहां से गारंटीड जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसी पे से आता है। तीसरी जो केस है वो क्या है कि अब की बार ये तीनों रेशियो बराबर हो जाए, अगर यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और बराबर हो जाए c1/c2 के, ऐसी स्थिति जैसे ही आती है तब क्या होगा, इसका जो है अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा, राइट। अनंत हल होगा यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। और ऐसी दशा में जो रेखाएं होती हैं बच्चों वो संपाती रेखाएं होती हैं। जैसे इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा बन जाए इस तरह से, तो ये क्या रेखाएं कहलाती हैं, संपाती रेखा। तो ध्यान देना कि अगर कभी भी आपको संपाती रेखाएं मिलती हैं तो उसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत। और अगर अनंत हल है तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। और कंडीशन क्या होती है, ये तीसरी। बस आपको इतना ही देखना है और कुछ भी इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है बच्चों। अब हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर, द्विघात समीकरण, राइट। इतना से ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर का। और आपको बता दें 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो कोई द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड रूप में रहता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, मानक समीकरण, मानक समीकरण। इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है वो आपको नहीं ध्यान देना है अभी के लिए। बस ये ध्यान देना है कि इसका सॉल्यूशन यानी x का मान क्या निकलता है। इसको हल करते हो तो इसको हल करने का एक और यहाँ पर तरीका होता है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया। चौथा के बाद पांचवा, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ नहीं, इसका होता है। इसको हल करने का ये तरीका होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करते हैं हम लोग, या फिर फैक्टराइज करके हल कर देते हैं, यानी गुणनखंड विधि से, या फिर जो है आपका पूर्ण वर्ग विधि से हम इसके हल करते हैं। तो हल करने के बाद आता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे में 2a। इसको हम लोग कहते हैं दिए गए द्विघात समीकरण का क्या है, ये हल है, राइट। और चूंकि यहां पर प्लस माइनस 2 चिन्ह है और इसलिए इसके कितने हल होते हैं, हलों की संख्या होती है 2, राइट। कौन कौन से, तो एक हल को मान लेते हैं, माना एक हल अल्फा है और दूसरा हल आपका बीटा है। तो इस तरह से अल्फा का मान जो है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac और बटे में 2a लिया जाता है। और बीटा बराबर माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो -b माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटे में आपका 2a इस तरह से लिखा जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान देना बच्चों, अब इसमें जो पूछता है जैसे कि अब अगर इसी में आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, अर्थात ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जैसे जोड़ोगे तो आपको वैल्यू मिल जाती है b/-b/a। इसको याद रखना। और दूसरी केस क्या मिलती है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो c/a मिल जाता है। इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध। अगर यही बहुपद होता, ध्यान देना, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद एक जैसे ही काम करते हैं। बस जहां पर मैं यहाँ पे मूल कह रहा हूं या हल कहूंगा, वहां पर यही हल या मूल जो है शून्य कहलाते हैं, बस। और कुछ अंतर नहीं रहता, सेम टू सेम दोनों चीजें एक ही होती हैं, राइट। एक चीज थोड़ा सा उसमें अल्टर आ जाती है, लेकिन इसमें भी वही काम होता है, सारी चीजें सेम बनेंगी, वो आपको देखने को मिलेगा आगे। अब होता क्या है इसमें, ध्यान देना। अब जैसे ही हम इसको कर देते हैं यहां पर, देखिए ये आपको ये मिल गया। अब समीकरण इसको देखिए, इस वाले को जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए से भाग लगा दीजिए तो x² प्लस b/a बन जाएगा और प्लस का c/a बन जाएगा बराबर 0। इसको कैसे लिख सकते हो, x², इसको लिख लो माइनस b/a और प्लस c/a, इस तरह से आप लिख लोगे और बराबर में 0 लिख सकते हो ना ऐसे, यानी a से भाग लगा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, x² माइनस b/a की जगह पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, और प्लस का c/a की जगह पे लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अर्थात क्या देखा आपने, x² माइनस शून्य को या मूलों का
मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और यही सेम चीज और बराबर 0, राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, वो इक्वेशन मिल जाएगा, वो द्विघात समीकरण मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की, यानी कि इसके प्रकृति की। किसके प्रकृति की? इसके हलों की प्रकृति, हलों या फिर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, नेचर मतलब इसका नेचर जो है ये इसके मूल कैसे होंगे ये बताना है। और नेचर मतलब यहां पे नेचर का मतलब है कि कैसे होंगे, राइट। कैसे यानी वास्तविक या फिर काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं, काल्पनिक या फिर इसे हम लोग वास्तविक नहीं कहते हैं, वास्तविक नहीं। अच्छा, कौन सी संख्याएं वास्तविक होती हैं तो ध्यान देना, और कौन सी संख्याएं काल्पनिक होती हैं। तो जब भी कभी याद रखना, माइनस रूट के भीतर में माइनस कोई नंबर अगर लिखा हुआ है तो ये कोई संख्या, ये वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक नहीं होती, यानी ये क्या है, काल्पनिक संख्या होती है, राइट। जैसे रूट के भीतर में -2 लिखा हुआ तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक, राइट। यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या रूट के भीतर में -3 लिख दिया, -4 लिख दिया, रूट के अंदर में -5 लिख दिया, कोई भी, ये सब क्या है, काल्पनिक नंबर। लेकिन अगर रूट के भीतर में प्लस का नंबर है तब तो समझ लीजिए क्या होता है, वो वास्तविक संख्या ही होगी। तो बस इसी चीज को हमको पता करना है। अब होगा क्या, अब जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर रूट के भीतर में एक ही नंबर है, ध्यान देना, वो क्या है, b² - 4ac। इसका मतलब ये जो रूट के भीतर में नंबर, ये एक स्पेशल नंबर है। और ये रूट के भीतर में जो नंबर है b² - 4ac, इसको हम लोग कहते हैं विविक्तकर, राइट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इंग्लिश के अंग्रेजी के डिस्क्रिमिनेंट्स d से इसको लिख दिया जाता है, d = b² - 4ac। तो ध्यान देना, जो इसके हलों का या मूलों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो d पर डिपेंड करती है। तो अगर पहली केस यदि d पॉजिटिव हो जाए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न कहलाते हैं। भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट या अलग अलग। दूसरी केस होती है कि अगर d बराबर 0 हो जाए, ध्यान देना, जैसे ही d बराबर 0 यानी कि ये बीच वाला नंबर, ये स्क्वायर रूट वाला नंबर आपका 0 हो जाएगा, तो -b/2a ये दोनों हल होंगे ही होंगे। चूंकि द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम हलों की संख्या 2 होगी। तो ऐसी दशा में मूल तो क्या होंगे, वास्तविक एवं समान या फिर बराबर होते हैं, वास्तविक एवं समान या बराबर। तीसरी केस है कि अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए तो ऐसी दशा में क्या होता है, मूल हमारे क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे या वास्तविक नहीं, या कोई वास्तविक मूल नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है बहुत अच्छा सा, इस पर आधारित रहेगा। कहेगा कि यदि क्वेश्चन मैं यहां लिखूं, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा, बीटा के मूल वास्तविक हों, तब क्या होता है, ये कंडीशन याद रखना। तब क्या होगा, d का जो मान होता है वो पॉजिटिव भी होता है, और ध्यान देना बराबर 0 भी रहता है, यानी d > 0, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, राइट। और अगर कह देगा वास्तविक एवं भिन्न है, तब सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये वाली। अगर कह देगा वास्तविक एवं समान या फिर सिर्फ समान कह देगा, तो हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर कहेगा कि कोई वास्तविक हल नहीं या फिर कोई हल नहीं, राइट, तो हम डी नेगेटिव यूज कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर एकदम 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये इसकी कंडीशन वाले क्वेश्चन हो गए। अब इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और जैसे मैं एक और आपको बता दूं, द्विघात समीकरण कहने के लिए है, लेकिन आपको त्रिघाती समीकरण से भी क्वेश्चन बनता है, तो मैं उसके भी आपको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। जैसे अगर आपको इक्वेशन लिख दिया जाए ax³ प्लस, फिर से लिखता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ये एक त्रिघाती समीकरण है। इसके मूल अगर अल्फा, बीटा, गैमा होते हैं, तो
पहली बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी मूलों का योग जो होता है वो माइनस बी बाई राइट, क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, राइट, इसको याद रखना। और दूसरा, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल और दो दो का गुणनफल, बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा सी बाई ए। इसी तरीके से तीसरा, तीनों मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, ये आपका बन जाता है माइनस का डी बाई ए। इसको याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि आपके किताब में भी त्रिघाती समीकरण का जिक्र है, राइट। अब इसी तरीके से जैसे आपने यहां पर देखा नेचर वगैरह सारा चीज, बहुपद में भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस बहुपद में एक चीज और आ जाती है, क्या कह देता है एक क्वेश्चन कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल अल्फा एवं बीटा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको पता ही है कि मैंने यहां पर सेम जैसे मूलों का योग तथा गुणनफल होता है, सेम यही फॉर्मूला शून्यकों का होता है, राइट। तो यहां पर अगर कोई बहुपद है, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाई ए होता है। तो ये दोनों का यूज कर लेना है, और कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1, -3 है। तो अब ये जो है क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 1, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका -3। मान लेते हैं वह बहुपद आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। अब इसके शून्य क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, जिसका योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए बराबर 1, और ये हो जाएगा सी बाई ए बराबर माइनस का 3। अब इसको लिख सकते हो बटे में 1 बटे में 1, यानी कि यहाँ पे अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो ए बराबर 1 मिल गया, और यहाँ से बी बराबर कितना, -1, और सी बराबर माइनस का 3। तो ए बी सी की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का -x और फिर -3, ये आपका वो बहुपद बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको इन तीनों चैप्टर में बस मात्र इतने ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान देने हैं। हाँ, एक चीज और होता है, कई बार शून्यकों का योग गुणनफल पूछता है, तो इसको डायरेक्टली आप यूज करके लगा दीजिएगा, राइट। तो बस यहां से इतने ही डिजाइन के क्वेश्चन। अब मैं आपको जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इतने ही कॉन्सेप्ट पर अब मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने, जो कि आपके आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इन्हीं तीनों चैप्टर वाले क्वेश्चन के, जिसमें 2023 और 2024 दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इन दोनों चैप्टर, तीनों चैप्टर से आए हुए हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने ये 2024 का क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। अब हम इसमें ढूंढ ढूंढ करके इन्हीं तीनों चैप्टर के क्वेश्चन को ढूंढ करके बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमको सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है ये वाला। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो दिखा 86 नंबर का, कि अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा ग्रेटर है बीटा से, और पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, इसके शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे हमको हल करना है वो आपने देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए दिया क्या है आपको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अल्फा बीटा शून्य दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो होता है माइनस का बी बाई ए, और माइनस बी कितना है, -5, तो माइनस इंटू -5 और बटे में 1 बराबर हो जाएगा 5, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए सीधे सीधे सीधे, तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 3, राइट। तो अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, यहां से बीटा चाहिए, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का योगफल 5 है, तो बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू कितना आया, 3, और बीटा इक्वल टू 2। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए, सी कितना है,
के बटे 1 बराबर के, यानी कि के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा कितना है 3 और 2, सो यहाँ से के इक्वल टू 3 गुणे 2 यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब जैसे 87 नंबर का क्वेश्चन देख लो, ये दिया हुआ है, दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इनके जोड़ी जिसके अनंत रूप से बहुत सारे हल हो, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो तीनों रेशियोज बराबर होते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, और भी क्वेश्चन यहाँ पे हम जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को देखेंगे, यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, बस इतने को ही क्वेश्चन को देखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये शून्यक दिया हुआ है, इन दोनों शून्यक वाला बहुपद कौन सा है। राइट, बहुपदी मतलब पॉलिनोमियल, ये देखिए इंग्लिश में। तो क्या कर देना है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू -5 और सी बाई ए इक्वल टू 4 ऐसे लिख देना है, बटे में 1 बटे में 1। तो ए बराबर कितना आ गया 1, और बी बराबर कितना आ गया 5, और सी बराबर आ गया 4। तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का 4, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। देख रहे हो, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन बन जा रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये सब ये लीनियर इक्वेशन का है, ये रैखिक समीकरण का ही है, इसको हम लोग उसी में मान लेते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें आप जो है इसको चेक कर लीजिएगा, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें हम अगर 2 को ही चेक करें, -2 लिखा हुआ तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 3 तिरक का 9, तो 9 4 ये हो जाएगा 5, यानी कि यही वाला सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। अब देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। सी का वह मान जिसके लिए समीकरण इसके क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। राइट, तो तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो यहां से हमको क्या सी की वैल्यू निकालना है, तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। बी स्क्वायर अपॉन 4a कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ, तो ये सही हो जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे इसमें ये देखिए 103 अल्फा बीटा गैमा त्रिघाती समीकरण, राइट, जिसमें अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा। देखिए, तो मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो होता है माइनस बी बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो सी कितना है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। राइट, तो सी बाई ए यानी कि बराबर -14, और बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर -7, तो -7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, इसमें अब हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे ये रहा समीकरण, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो हमको ए की वैल्यू चाहिए। कोई वास्तविक मूल नहीं मतलब डी का मान नेगेटिव होगा, और यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव होगा। अब बी स्क्वायर, बी कितना है -4, ए कितना है 1, और सी कितना है ए। तो बी स्क्वायर यानी कि 16 -4 गुना ए कितना है 1, और गुना में ए, और नेगेटिव वैल्यू 4 से भाग दे दीजिए, 4 माइनस का ए लेस देन 0, सो ए ग्रेटर देन 4, ये आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। राइट, अब यहाँ पे सोच रहे हो कैसे होगा, ये -a को इस साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा 4 लेस देन a, या फिर a ग्रेटर देन 4, दोनों बातें एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उतने ही कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। राइट, तो यहाँ पर अब हमको कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, हम लोग 118 तक पहुंच गए हैं, 119 120 ये यहाँ पर है क्वेश्चन। यस, के का वह मान निकालिए जिसके लिए समीकरण निकाय इसका एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक हल होगा, एक हल, एक, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक हल कब होता है बच्चों, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, याद करिए वो कंडीशन। तो तुरंत यहाँ पर इसमें सिचुएशन में रख दीजिए, a1 कितना है 1 है यहाँ पे, b1 और a2 कितना है 1/3, नॉट इक्वल टू b1 कितना है माइनस का k, और बटे में माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/3 नॉट इक्वल टू k/2। सो यहाँ से k डज नॉट इक्वल टू 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2/3, तो k डज नॉट इक्वल टू 2/3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सो k डज नॉट इक्वल टू 2/3 इसमें है, इसमें k डज नॉट इक्वल टू 2/3 बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, और k डज नॉट इक्वल टू 2/3 यही सही आंसर है, यही सही आंसर है, जो कि इसमें कहीं पर दिया नहीं हुआ है। तो आई थिंक कि ए वाले ऑप्शन में, पहले वाले में अगर हम माइनस लगा दें तो वही आपका सही हो जाएगा। राइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
सॉरी, ये माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ डज नॉट लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपने देखा। अब मैं 2023 का क्वेश्चन आपको चलता हूं सॉल्व करने, उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें से हम लोग उन्हीं तीनों चैप्टर के क्वेश्चन को चुन चुन करके देखेंगे। जैसे 81 नंबर का क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे 81 नंबर में जो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म ये जो है कैसे रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए, तो जाहिर सी बात है तुरंत आपको रेशियो निकालना है। 6/2 ये क्या हो जाएगा आपका 3, राइट। 6/2 3 हो जाएगा। अब -3/-1 ये भी आपका 3 आ गया। और लास्ट में 10/9। सो आपको क्या मिल जाता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सिचुएशन कहां पर होती है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं आपकी, समांतर रेखाएं हैं। तो कौन सी हैं, समांतर यानी पैरेलल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समांतर। ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और आपकी किताब का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, ओपन कर देना है। kx² - 2kx+6। अब इसका कह रहा है हैज 2 इक्वल रूट्स, राइट। इसके 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि d इक्वल टू 0 होगा, यानी b² - 4ac बराबर 0 होगा। बस इसमें वैल्यू रख देना है आपको, राइट। b² कितना है, माइनस का 2k यानी कि 4k² - 4 इंटू a कितना है k, और फिर यहाँ पे b² - 4a और c में 6 है बराबर 0। 4 से 4 डिवाइड कर दीजिए और k² - 6k इक्वल टू 0। k कॉमन ले लीजिए तो k - 6 इक्वल टू 0। तो k बराबर 0 आएगा या फिर k बराबर 6 आएगा। तो k बराबर 0 दिया नहीं है तो k का मान क्या हो जाएगा, 6 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, -1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद इसका एक शून्यक -1 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। और अब कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ आपने सिखाया, तो भाई कॉन्सेप्ट तो सिखाया ही गया है, आपको जो है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो एक शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा दिया हुआ है भैया -1, और दूसरा शून्यक है आपका कितना, बीटा। तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे जो मान है कितना आएगा, -b/a होता है, उसकी वैल्यू रख दीजिए। -7 माइनस इंटू -7/1 यानी कि 7 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 7 आ गया। अब यहाँ से अल्फा का मान -1 है, सो -1 प्लस का बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, राइट। सो बीटा का मान क्या हो जाएगा, 8। अब कहोगे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया, ये तो वाहियात वाली बात हो गई ना, बेकार की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे अगला क्वेश्चन और कौन सा है। ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ यस यस यस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 के 3, 3 6 के 18, राइट। तो x + 3 इक्वल टू प्लस माइनस का 4, तो एक बार +4 ले लीजिए, एक बार -4। सो x + 3 इक्वल टू प्लस का 4 और एक बार x + 3 इक्वल टू माइनस का 4। सो यहाँ से x बराबर -7 और x बराबर आपका 1, तो 1, -7 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 रूट्स इसके आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आगे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, ये सब नहीं है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए पिछली साल भी आया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, ये थियरम है, ये थियरम है। और ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, द डायमीटर, ये सब वही है, और सब एरिया, सरफेस एरिया के क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी, फिर हाँ ये क्वेश्चन 109, 5 -2 शून्यक वाला द्विघात बहुपद। तुरंत क्या कर देना है, -b/a इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट लिखो और यहाँ पे c/a लिख देना है, कितना, -2 बटे में 1 बटे में 1 कर दो, तो a बराबर 1 हो गया। और b बराबर कितना, अब देखो माइनस, अब यहाँ -b बराबर 5, तो b बराबर कितना, -5, तो b का मान -5 और c बराबर -2 हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, a बराबर 1 है तो यानी x² और माइनस का 5x और फिर माइनस का 2, ये आंसर हो जाएगा। x² - 5x - 2 कहीं पर है, x² - 5x - 2, x² - 5x। तो इसमें भी कहीं पे कोई ऑप्शन हम लोगों को दिख नहीं रहा है। x² - 5x - 2,
देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। मुझे लगता है कि पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस बनेगा। राइट, आप लोग भी करके चेक कर लीजिएगा, और ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही है। तो y बराबर x/2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे y की जगह पे x/2 रख दीजिए। तो 3x प्लस का 4 इंटू 1/2x क्या हो जाएगा आपका 2x। राइट, और बराबर 20, 3 2 5, x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ढूंढते हुए। यहाँ पे हम लोगों का अब क्वेश्चन ये रहा, द इक्वेशन दिस, जहां a पॉजिटिव है, b बराबर 0 है, c पॉजिटिव है, हैज, तो इसके क्या होंगे भाई। अब इसमें ध्यान से समझना, हमको क्या दिया हुआ है, a पॉजिटिव दिया हुआ है, b बराबर 0 दिया हुआ और c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब तुरंत वैल्यू जो है इसमें रख देनी है। जैसे ही b बराबर 0 रखेंगे तो a पॉजिटिव है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का c इक्वल टू 0, सो a एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब सोचोगे कि क्या भाई, हम कहां पर आ गए, तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू रूट के भीतर में माइनस सी बटे ए आ गया। ध्यान से समझना, जहां पे a भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, चूंकि a भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या बन जाएगा, c बाई ए जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, और c बाई ए पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव नंबर तो निगेटिव से मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और रूट के भीतर में नेगेटिव नंबर, मैंने आपको बताया था रूट के भीतर में नेगेटिव नंबर, x का मान क्या आ रहा है, रूट के भीतर में नेगेटिव नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या आ रही है, तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये कोई वास्तविक नंबर नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं डियर। सो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको काफी हद तक जो है मदद मिली होगी, और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी काफी हद तक सफल हुआ होगा। एक क्वेश्चन और है आपका 119 नंबर में, देखिए, यदि द्विघात समीकरण इसके मूलों का अंतर दिया हुआ, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। सो हम यहां से क्या निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका a। राइट, अब इसको जोड़ देना है। सो 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ए, और अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ए और बटे में 2, ये आपका अल्फा की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से बीटा हमको चाहिए। सो बीटा इक्वल टू ए माइनस अल्फा इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए और बटे में 2, सो 2a माइनस 1 माइनस ए और बटे में 2, यानी कि a माइनस 1 और बटे में 2, ये आपका आ जाएगा बीटा। राइट, तो अब हमको क्या चाहिए, a प्लस 1, और ये आपको मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, b बाई ए, यानी कि b हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस ए और बटे में 2, और इंटू में a माइनस 1 और बटे में 2 इक्वल टू b। सो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 बटे 4 बराबर b। सो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4b स्क्वायर। सो यही आपका आंसर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और सॉरी 4b स्क्वायर नहीं, 4b है। राइट, 4b यहां से देखिए b है तो 4b हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको तनिक भी लगा कि वीडियो ठीक ठाक है तो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अदरवाइज डिसलाइक कर दीजिएगा, जो आपकी मर्जी जैसे। राइट, ठीक है, धन्यवाद।